हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पेड़ और पौधे और पक्षियाँ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए, जी आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेड़ पौधे टॉपिक से और पक्षियों टॉपिक से। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पेड़ पौधे चैप्टर को। तो दोस्तों, पेड़ पौधे में आज हम लोग निफेंथिस के बारे में पढ़ेंगे। तो निफेंथिस एक प्रकार का पौधा है, इसे निफेंथिस भी कहते हैं और गठवाड़ी भी कहते हैं। तो निफेंथिस या गठवाड़ी पौधा। दोस्तों, निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान से आप लोग देखिए, यही क्वेश्चन बनता है। निफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और भारत कहाँ मिलता है? मेघालय मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में निफेंथिस का पौधा कहाँ मिलता है? तो आप लोग आंसर करेंगे मेघालय से मिलता है। आगे देखिए, अगला है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से ये कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह पौधा कीड़े मकोड़े को खाता है, छोटे छोटे जीवों को खाता है, उन लोग का शिकार करता है। और यह लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है। और उसी खुशबू से की वजह से वहाँ पे कीड़े मकोड़े पहुँचते हैं और जब कीड़े मकोड़े उस पर पहुँच जाते हैं तो ये उसका शिकार कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद है टॉपिक समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो दोस्तों, रेगिस्तानी ओक के बारे में आइए देखते हैं। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। आगे देखिए, इसमें जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। तो ये जो रेगिस्तानी ओक पौधा है, इसकी जड़ें जो है 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं। जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं तब तक ये बढ़ती रहती हैं। अगला है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि इसकी जड़ें 250 से 300 फीट तक अंदर जाती हैं और जब तक पानी तक ना पहुँच जाए तब तक बढ़ती रहती हैं। और यह पानी के तने में जमा होता है या रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी पड़ती है, सूखा पड़ता है, तो यहाँ पे पानी की कमी पड़ती है, तो वहाँ के लोग इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी जब भी कभी पानी की आवश्यकता पड़ती है, कहीं भी पानी की कमी पड़ रही है, तो अगर कहीं रेगिस्तानी पेड़ दिख जाता है तो उसमें लोग हल्का होल बना के उसमें पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं बरगद के बारे में। बरगद को बनियान भी कहा जाता है। बरगद पेड़ को इंग्लिश में बनियान कहा जाता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियाँ से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। यह जड़ें बहुत मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं और पेड़ की मजबूती बनाने में सहायता करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं और ये मजबूत खंभों की तरह से पेड़ को सहारा देती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हम लोग देखेंगे इसे क्रोटन पौधे या क्रोटन प्लांट। क्रोटन पौधे के बारे में आज हम लोग देखते हैं।
तो क्रूटन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। क्रूटन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बछेंद्री पाल को देखिए। बछेंद्री पाल भारत की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी, ठीक, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। उस समय ये कुल 12 वर्ष की थी। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। आगे दिया है, बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जहाँ वे 4000 मीटर ऊंची पर चढ़ गई थी। कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। कहाँ की थी ये? उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। किससे ट्रेनिंग ली थी बछेंद्री पाल? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो आइए देखते हैं आगे। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन इनके गाइडर थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1948 में माउंटेन एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बने। आगे बढ़िए। तो ये रहा बछेंद्री पाल के बारे में। 1948 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी और इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। और बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जिसमें ये पिकनिक में गई थी उसमें कुल 12 वर्ष की थी। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के नाकुरी गाँव में की रहने वाली थी। वहीं पर ये बड़ी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कर्लो मलेश्वरी के बारे में। ये एक कर्लो मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। क्या है कर्लो मलेश्वरी? तो ये एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल जीते थे। कहाँ की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कितने किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं। और ये भारत में इन्होंने कितने मेडल जीते हैं भारत के बाहर? तो भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी महाराष्ट्र की। कहाँ की रहने वाली थी? तो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इनके पिता क्या करते थे? इनके पिता हवलदार थे। इनकी बहन जो है कबड्डी की कोच है महाराष्ट्र में। ये लोग कुल कितनी बहनें थीं? तो कुल ये लोग 4 बहनें थीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। ये हैं सुनीता विलियम्स। तो दोस्तों सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स की ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला हैं। स्पेस में पानी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। वहाँ कंघी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये शॉर्टकट में। सुनीता विलियम्स कितनी दूर स्पेस में गई थी? तो 360 किलोमीटर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स कितने दिन तक रही अंतरिक्ष में? तो 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स है। स्पेस में पानी रुकता नहीं था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। और वहाँ कंघी करने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, इसलिए वहाँ पे कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अलवर्नी के बारे में। अलवर्नी कहाँ से आया था? अलवर्नी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। कहाँ से आया था अलवर्नी? उज्बेकिस्तान से। अलवर्नी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते थे कि यहाँ के लोग तालाब में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं।
दोस्तों आइए एक बार फिर देखते हैं अलवर्नी को। अलवर्नी कहाँ का रहने वाला था? तो अलवर्नी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। अलवर्नी उस समय किसके बारे में लिखते थे? तो तालाबों के बारे में लिखते थे। तालाब बनाने, ये अलवर्नी कहा था तालाब बनाने में माहिर तो ही है भारत वाले। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे और कुंडों सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ये लिखा था अलवर्नी अपने किताबों में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक में हम लोग चमकता सितारा गर्ल स्टार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं गर्ल स्टार के बारे में। कौन थी गर्ल स्टार? गर्ल स्टार सूर्यमणि एक चमकता सितारा जिसे गर्ल स्टार के नाम से जाना जाता है। चमकते सितारे उस साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने 12वीं दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उसने 12वीं दीदी की सहायता से और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसे इस जगह का नाम उसने इस जगह का नाम तोरांग, कुड़ुक भाषा में तोरांग रखा। और तोरांग का मतलब होता है जंगल। क्या था तोरांग का मतलब? तो तोरांग का मतलब होता है जंगल। ये आगे बढ़ते हैं, आइए बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार के नाम से जानी जाती थी। चमकते सितारे उस साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने 12वीं दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला था। उस केंद्र का नाम क्या था? तो उस केंद्र का नाम तोरांग था। किस भाषा में? कुड़ुक भाषा में। तोरांग का मतलब क्या होता है? तो तोरांग का मतलब होता है जंगल। क्या होता है तोरांग का मतलब? जंगल। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक देखिए। तो दोस्तों अब हम लोग आवास टॉपिक को पढ़ेंगे, आवास चैप्टर को। कौन कहाँ, किसका कहाँ घर है, किसका कहाँ आवास, कौन कहाँ रहता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं हाउस के बारे में, घर के बारे में। तो दोस्तों असम में कैसे घर रहते हैं, क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे दिया है, असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई बनाने की वजह भारी बारिश होती है, मतलब असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसकी वजह से वहाँ के घर 10 से 12 फीट ऊंचे ज़मीन पर बनाए जाते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। यहाँ पे घर कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पे घर बांस से बनाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं असम में बांस को? तो गरीबों का टिम्बर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों टॉपिक को। असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंची बनाई जाती है और ऊंचाई बनाने की वजह भारी बारिश होती है। और ये बांस से बनाए जाते हैं, अंदर भी लकड़ियाँ होती हैं। और यहाँ पे असम में बांस को क्या कहता है? तो बांस को गरीबों का टिम्बर कहता है। जी देखिए यहाँ पे बांस के ऊपर बनाया गया घर। तो उम्मीद है टॉपिक समझ में आई होगी। अगली टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगली टॉपिक है राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राजस्थान में मिट्टी घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में कैसे मिट्टी घर बनाए जाते हैं? घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और इनके ऊपर इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में घर कैसे बनाए जाते हैं? तो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छतों पर कटीली झाड़ियाँ से बनाए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हम लोग देखेंगे मनाली। आइए हम लोग मनाली को देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। मनाली में भारी बारिश भी होती है। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिन्होंने यहाँ की छतें ढालू होती हैं। तो मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी पड़ती है मनाली में। यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिसकी छतें कैसी होती हैं? तो यहाँ की छतें ढालू होती हैं। जैसे कि आप लोग फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, छतें ढालू इन लोग की हैं, बर्फ़ जमा हुआ है। छतें ढालू क्यों बनाई जाती हैं? ताकि बर्फ़ गिरे तो बर्फ़ सड़क के गिर सके, इसलिए यहाँ की छतें ढालू बनाई जाती हैं। बारिश भी हो तो बारिश का पानी सड़क के नीचे आ जाए।
इस वजह से यहाँ के घर ढालू बनाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इग्लू के बारे में। इग्लू क्या होता है? तो दोस्तों, इग्लू बर्फ़ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एक्समी प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहते हैं। ये घर बर्फ़ के बनाए जाते हैं। कहाँ पे बर्फ़ के घर बनते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में बनते हैं। कौन सी प्रजाति बनाई जाती है? एक्समी प्रजाति बनाती है और इन घरों को इग्लू कहते हैं। तो बर्फ़ के घर कहाँ बनते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ बनते हैं बर्फ़ के घर? टुंड्रा प्रदेश में। ये देखिए इन लोगों का घर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र या मैप। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे भारत का मैप है। मैप जानने से पहले हम लोगों को दिशा जानना जरूरी होता है। ठीक, तो आइए हम लोग पहले दिशा देखते हैं। जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, उत्तर इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो दोस्तों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन पूर्व और उत्तर के बीच में क्या पड़ता है इसके बारे में देखिए। या इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, और यहाँ पे पूछे तो इसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, क्योंकि दक्षिण ये पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम हो गया। यहाँ के बारे में पूछे तो इसे दक्षिण पूर्व कहेंगे। फिर उसी तरह से इस दिशा की बात करें तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, मतलब मैप में ये चीज़ अगर जान गया तो उसे मैप बहुत आसानी से मतलब वो कवर कर लेगा। अगर इस सब दिशा नहीं समझ पा रहा है तो मैप नहीं सही से लगा पाएगा। तो दोस्तों, मैप के लिए दिशा जानना बहुत ज़रूरी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली। तो दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो दोस्तों बताइए आप लोग कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। मतलब बिहार से जम्मू कश्मीर और गोवा किस दिशा में है, किस स्थिति में है, यही पूछ रहे हैं। तो बताइए आप लोग, जिसको आ रहा है कमेंट में बताएं कि। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिहार दिया गया है, बिहार को जम्मू कश्मीर दर्शाना है तो आप लोग ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का वो बना लेंगे मैप, और यहाँ पे बिहार को दर्शा के ऐसे दिशा में ले जाएंगे और देखेंगे कि किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार से जम्मू कश्मीर उत्तर दिशा में है, और गोवा जो है इधर पश्चिम दिशा में है। नीचे की तरफ क्या होता है, तो बिहार से गोवा जो है पश्चिम दिशा में है। ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा पश्चिम है, मतलब पश्चिम तो इधर है लेकिन पश्चिम में ही इसको मानेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि बिहार यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से देखेंगे आप जम्मू कश्मीर इस दिशा में है, यानी उत्तर और पश्चिम में, उत्तर में है और पश्चिम में। और यहाँ से देखेंगे गोवा को, तो गोवा यहाँ से देखिए यहाँ पे पश्चिम में है और नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम में गोवा हो गया। कैसे हो गया? दक्षिण मतलब दक्षिण नीचे, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है, तो दक्षिण में भी ये दक्षिण दिशा में थोड़ा सा ही है और पश्चिम दिशा में भी है, तो दक्षिण पश्चिम में होगा। और यहाँ पे देखिए इसको एक जम्मू कश्मीर फिर से देख लीजिए, तो जम्मू कश्मीर ऊपर है तो ऊपर हो गया उत्तर प्रदेश, अरे उत्तराखंड। फिर देखिए थोड़ा सा पश्चिम दिशा में भी है तो इसे दक्षिण उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो बिहार से गोवा, जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, तो उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर है और दक्षिण पश्चिम में गोवा है। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख लिए हैं, और यहाँ पे उत्तर भी देख लिए, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए अगला टॉपिक देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य पूछ रहा है। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं कि केरल के नज़दीकी राज्य कौन सा है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केरला दिया गया है। क्या दिया है?
तो केरला मैप में दे दिया गया है। पूछ रहा है केरला के नज़दीक कौन कौन राज्य हैं। तो दोस्तों आइए मैप में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है केरल, और यहाँ पे इसकी बगल में देखिए, यहाँ पे दिया है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और इसी के जस्ट बगल में केरल के देखिए कौन सा राज्य है, तो ये कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है? यहाँ पे कर्नाटक में दिख रहा है, कर्नाटक यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है। तो केरल के नज़दीकी कौन कौन है? कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों यहाँ आंसर सही हो जाएगा, कर्नाटक और केरल। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखिए। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ थीम। क्या पढ़ेंगे? एनसीएफ थीम। एनसीएफ में जो थीम के बारे में बताया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एनसीएफ के बारे में। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कितनी थीमों में विभाजित किया गया है? तो 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं 6 थीम कौन कौन सी हैं। आइए बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है 6 थीम कौन कौन सी। आइए देखते हैं। पहली थीम है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरी थीम है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, और छठवां है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इसे पढ़ के जरूर जाइएगा, बढ़िया से इसे समझ। तो दोस्तों थीम में क्या क्या है? थीम में भोजन आ जाएगा, परिवार और मित्र आ जाएगा, पानी आ जाएगा, आवास आ जाएगा, यात्रा आ जाएगी, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये जो 6 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारी थीम है। कितनी थीम होती हैं? तो 6 थीम होती हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं उप थीम के बारे में। उप थीम में कौन कौन से आएंगे, क्या क्या आएगा उप थीम में? तो उप थीम में हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। उप थीम में दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा आपसी संबंध, दूसरा है काम और खेल, तीसरा है जानवर, और चौथा हो जाएगा आप लोगों को पौधे। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए। पहली थीम में आ जाएगा आपसी संबंध, आपसी संबंध, दूसरा उप थीम हो जाएगा काम और खेल, तीसरा उप थीम हो जाएगा जानवर, और पांचवा हो जाएगा पौधे। तो ये हमारी उप थीम हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पेपर, हर पेपर में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे पढ़ के जाइएगा, 2 से 3 बार पढ़ के जाइएगा। आइए तो दोस्तों अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पार्क के बारे में। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पार्क में दिया गया है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगली टॉपिक में दिया है अगले कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं उत्तराखंड में? तो हाथी और चीता पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यहाँ पे हाथी और चीता पाए जाते हैं। अब अगला नेशनल पार्क पूछ रहा है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। यह यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। तो असम क्यों, किस लिए मशहूर है? तो असम काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे, और जहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए असम मशहूर है, और यहाँ हाथी और चीता भी पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, हाथी भी दिखाई दे रहे हैं, चीता भी दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे असम के बारे में बताया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, है नहीं? तो यहाँ पे असम टॉपिक खत्म होता है, यहाँ पे शुरू होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात के जूनागढ़ में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ चीता और बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पाए जाते हैं? तो चीता पाए जाते हैं और बब्बर शेर पाए जाते हैं। आगे बढ़िए, अगला टॉपिक दिया है बादीपुर। दोस्तों बादीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो बादीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, जहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं। तो बादीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है, और यहाँ भी हाथी और चीता पाए जाते हैं। उम्मीद है टॉपिक समझ में आई होगी। ये आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखिए।
तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अगली टॉपिक पढ़ते हैं पक्षियों के बारे में। यहाँ से हम लोग पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पक्षी में हम लोग देखते हैं पहले नंबर पे शक्करखोरा को। तो दोस्तों शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्करखोरा कैसे अपना घोंसला बनाता है? तो शक्करखोरा दोस्तों छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है? तो लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। कैसे कैसे बना होता है इसका घोंसला? तो अगर फिर से देख लीजिए आप लोग। शक्करखोरा का घोंसला मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास और सूखे पत्ते, रुई से, पेड़ की छाल के टुकड़े से और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब पक्षी से संबंधित होती है। बहुत क्वेश्चन इन लोगों से पूछता है। हर पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में आप लोग को इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से इसे आप लोग पढ़िए और समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया क्या होती है? तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। तो दोस्तों दर्जन चिड़िया अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैला सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। मतलब दर्जन पक्षी को अपने चोंच से ही पत्तों को सी लेती है और उसका थैली बनाकर, घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो अगली टॉपिक में बसंत गौरी पक्षी को हम लोग देखते हैं। आइए बसंत गौरी पक्षी को देखिए। बसंत गौरी पक्षी को बारबेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। आगे दिया है बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। तो बसंत गौरी कैसे अपना घोंसला बनाती है? तो बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में, कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है? तो पेड़ के गहरे तने में, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली पक्षी है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी को इंग्लिश में डॉव कहते हैं और फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो फाख्ता पक्षी कहाँ अपना घोंसला बनाती है? तो फाख्ता पक्षी कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे देखिएगा अच्छे से। आज आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कबूतर के बारे में। कबूतर का इंग्लिश में पाइजन कहते हैं। दोस्तों कबूतर को इंग्लिश में पिजियन कहते हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाती हैं, या अलमारी के पीछे, या किसी घर में छाछ छज्जे के ऊपर या जंगले के ऊपर। कबूतर पुराने मकान में, खंडहर या घोंसलों में अपना घोंसला बनाती हैं। अलमारी के पीछे बनाती हैं, किसी जंगले के ऊपर बना लेती हैं, छाछ छज्जे के ऊपर बना लेती हैं। तो ये रहा कबूतर के बारे में। आइए आगे हम लोग देखते हैं। और अगला पक्षी है कौवा। कौवे के बारे में देखिए आप लोग ध्यान से। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो कौवा अपना घोंसला कैसे कैसे बनाता है? तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। और कौवा जो है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कैसे कौवा घोंसला बनाता है? तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ध्यान से आप लोग इसे देख लीजिएगा। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे जैसे दिया है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है कि पेड़। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि पेड़ के यहाँ पे दिया है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और अगला क्वेश्चन पूछता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे चीलबाज और गिद्ध पक्षियों के बारे में। तो चीलबाज और गिद्ध पक्षी को ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं।
जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे चील, बाज और गिद्ध दिया गया है। और चील, बाज, गिद्ध हमसे कितना गुना ज़्यादा देख सकते हैं? तो 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। और चील की पूंछ खांचे वाली होती हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो गिद्ध कैसा जानवर खाता है? तो गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर साफ करता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। और चील की पूंछ कैसे होती हैं? तो खांचे वाली होती हैं। और चील, बाज, गिद्ध हमसे कैसे देख सकते हैं? तो कितना दूर से देख सकते हैं? तो 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, क्वेश्चन पूछे आप लोगों से कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? तो यही 3 पक्षी हैं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे। जैसे मान लीजिए ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है। तो कौवा जो है ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। मान लीजिए कौवा यहाँ ऊंची डाल पे बना रहा है, तो ये लोग चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं एकदम यहाँ पे अपना सबसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बनाते हैं। मान लीजिए कौवा, जैसे कोई छोटा पेड़ भी होगा तो छोटा पेड़ पे भी मतलब वो अपना घोंसला इसकी ऊंची डाली पे बना लेता है। लेकिन जो चील होते हैं, चील बड़े पेड़ पे, मतलब सबसे बड़े पेड़ पे और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाते हैं। और मान लीजिए यहीं पे कौवा का उदाहरण अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो छोटा पेड़ भी रहेगा तो उस पर जो है कौवा ये नहीं देखेगा छोटा है कि बड़ा पेड़ है, ये पेड़ की बस ऊंची डाली पर घोंसला बना लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जानवरों के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जानवरों के बारे में, एनिमल के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हाथी के बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे बस सोता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। और इससे क्यों पसंद है? तो उससे हाथी के शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक। और हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने कितने भोजन खा सकता है? तो 100 किलोग्राम तक उससे भोजन या पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में कितना आराम करता है? तो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही बस हाथी आराम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इससे और भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हाथी का मुखिया कौन होता है? तो हाथी का मुखिया अगर क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि हाथी के ग्रुप की सबसे जो बुजुर्ग हाथिनी होती है, ठीक, वही मतलब ग्रुप का नेतृत्व करती है, वही ग्रुप का नेता होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसे देखते हैं। तो झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथिनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी सब बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से शॉर्टकट में जल्दी में आप लोग देख लीजिए फिर से इस टॉपिक को। हाथी कितना ग्राम पत्ते खा लेता है? तो 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में कितना आराम करता है? तो 2 से 4 घंटे आराम करता है। झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और हाथियों के ग्रुप का मतलब नेतृत्व कौन करता है? तो हथिनी करती है और जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वो नेतृत्व करती है, ठीक। और हाथी झुंड में 10 से 12 लोग रहते हैं और बाकी सब बच्चे रहते हैं। 14 से 15 साल तक के और दोस्तों 14 से 15 साल तक ही हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। आइए अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सांप के बारे में। सांप को इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं नाग, करैत, दुबोइया तथा अफाई। कौन कौन से 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो नाग है, करैत है, दुबोइया और अफाई। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई।
यही 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। आगे देखिए हम लोग, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो कैसे जहर बनाई जाती है? जो सीरम नामक दवा होती है वो जहर के मतलब सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाघ के बारे में। तो आइए देखते हैं बाघ को इंग्लिश में टाइगर कहते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत 2 किस्म के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आगे आप लोग देखे हैं कि गिद्ध, बाज और चील हमसे कितने गुना ज़्यादा देख सकते थे? तो 4 गुना ज़्यादा देख सकते थे। ठीक, यहाँ पे देखिए आप लोग, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर से देख सकता है। जो क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, तो कितना गुना बाघ देख सकता है हमसे? तो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। आगे देखिए आप लोग, अगला टॉपिक दिया है कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा के हुए कंपन से भांप लेती हैं कि हाँ किस तरह की हवा है, कैसी हवा है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। तो कैसे अपने इलाके को पहचानते हैं ये लोग? तो दोस्तों, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता रहता है और दूसरा बाघ जो है इसकी गंध से बाघ को पहचान लेता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक देखिए। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सलाद के बारे में। सलाद दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं और ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं, आराम करते हैं। एक बार फिर से आप लोग देखिए, सलाद दिखने में भालू की तरह होता है। कैसा होता है? भालू की तरह होता है, पर ये भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है। कैसे सोता है ये? 17 घंटे लटक कर सोता है। क्वेश्चन कभी पूछ देता है कितने घंटे सलाद आराम करता है, तो 17 घंटे आराम करता है। और पूछे कि सलाद का जीवन काल कितना होता है, तो सलाद का जीवन काल 40 वर्ष होता है और यह 8 पेड़ों पे ही अपना पूरा जीवन बिता देता है। ठीक, और ये हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक समझ में आई होगी कि सलाद जो है 40 साल तक जीवित रहता है और ये हफ्ते में केवल एक बार शौच के लिए और भोजन के लिए नीचे उतरता है और ये अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पे ही बिता देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य जानवरों के बारे में। तो आइए देखते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जो जानवरों की खाल पर डिज़ाइन होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है इस जेब्रा घोड़े के बारे में। तो दोस्तों, जानवरों की खाल पर डिज़ाइन जो होते हैं उनके बालों के कारण होते हैं, बालों के रंग के कारण होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं और बहुत से जानवर किसी खास मौसम में रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। अगला टॉपिक में दिया गया है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली जो शरद के मौसम में वो गहरी नींद में चली जाती है। वो 1-1 महीना तक अपने जगह से हिलती ही नहीं, डुलती नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में बताया गया है महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण नृत्य को हम लोग ध्यान से देखेंगे। नृत्य से भी एक क्वेश्चन हम लोगों को सीरीट पेपर में देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। असम का नृत्य क्या है? तो असम में बिहू नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। केरल का लोक नृत्य क्या है? तो केरल का लोक नृत्य कथकली है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी है। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का लोक नृत्य गिद्धा है। एक बार फिर से आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। असम का लोक नृत्य बिहू है।
आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। केरल का लोक नृत्य कथकली है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी है। और पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा है। बहुत ही मोस्ट टॉपिक होता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, और आप लोग इसे 2-3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पेपर में आप लोगों को जरूर से जरूर इससे क्वेश्चन मिलेगा। अगला लोक नृत्य देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। तमिलनाडु कौन कौन छूट रहा है इसमें, यहाँ केरल तक हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी है। पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा है। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछे तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। तो आइए अगली टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं खाना या फूड्स। तो फूड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि दिया गया है, सब्जियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अफ्रीका से। हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आया है, तो साउथ अफ्रीका से हरी मिर्च, टमाटर और आलू आया है। गोभी और मटर, आगे दिया है गोभी और मटर। तो गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, तो गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। कहाँ से आए हैं गोभी मटर, यूरोप से। अगला है काफ़ी, विष और भिंडी। तो काफ़ी और भिंडी कहाँ से आए हैं, तो काफ़ी, विष और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ से आया है, तो सोयाबीन चीन से आया है। कहाँ से आया सोयाबीन, तो सोयाबीन चीन से आया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक दिया है टैपियोका फल। टैपियोका फल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टैपियोका फल जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो टैपियोका फल यह केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। तो टैपियोका कहाँ पाया जाता है, तो टैपियोका फल जो है केरल में पाया जाता है। यह कहाँ उगाया जाता है, तो यह ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग कैसे खाते हैं, उबाल कर खाते हैं। ठीक, ये टैपियोका पेड़ हो गया, टैपियोका फल हो गया आप लोगों के सामने। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में लोहा या आयरन मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, तो आयरन मिलता है। आयरन की कमी से, लोहा या आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो लोहा और आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो लोहा और आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक, आगे अगली टाइप में दिया है बोरा चावल। बोरा चावलों के बारे में देखिए। बोरा चावलों की एक किस्म होती है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और यह असम में पाए जाते हैं। तो बोरा चावल की एक किस्म होती है, पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह असम में पाया जाता है। अगला टॉपिक दिया है सहजन के बारे में। सहजन के बारे में देखिए आप लोग ध्यान से। तो सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं, तो सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। आइए आगे बढ़िए, अगली टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है लिंगहू फेन। लिंगहू फेन क्या है, तो यह एक प्रकार का भोजन है। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह हांगकांग में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं डिटेल से इसका। लिंगहू फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। तो लिंगहू फेन का किससे बनता है, तो सांप के मांस से बनाया जाता है जाने वाला पकवान है, और जिसे हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो हांगकांग में खाया जाता है, वहीं पे पाया जाता है लिंगहू फेन। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिंगहू फेन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सांप के मांस यहाँ पे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे तो है नहीं, अनुमान से ही बता सकते हैं कि इसमें सांपों के मांस होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दिया है गैस के बारे में। तो गैस के बारे में हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प और ग्रीन हाउस गैस। तो दोस्तों ये हो गए कुछ गैस के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक। ग्रीन हाउस के बारे में आप लोग जानते होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है फ्रिज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जल वाष्प का मतलब कपड़ा भिगो के आप डालते हैं तो जो कपड़े से वाष्प बन के उसमें से वो पानी उड़ता है, उससे जल वाष्प कहते हैं।
मीथेन गैस धान की कटाई में मीथेन गैस पाया जाता है। और जो जानवर जुगली करते हैं उसमें मतलब मीथेन गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली टॉपिक देखिए। अगली टॉपिक है दोस्तों वाष्पीकरण। तो दोस्तों अगली टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वाष्पीकरण टॉपिक को। तो दोस्तों वाष्पीकरण लिक्विड से गैस में परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया है। क्या है वाष्पीकरण? तो वाष्पीकरण लिक्विड से गैस में परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकरण होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे सुखाया जा रहा है और कपड़ा भीगा रहता है, और इसे जब धूप में डालते हैं तो ये कपड़े से जो पानी होता है वो वाष्प बनकर ऊपर ऊपर की तरफ उड़ जाता है जब तापमान ज़्यादा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कैसे कपड़े से पानी निकलता है? तो वाष्प बनकर, जब धूप पड़ती है तो धूप से कपड़ा जो पानी होता है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और आप लोग इसे 2 से 3 बार रिपीट करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मोस्ट टॉपिक होता है और हर क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।